जनसंघ के जमाने से महिलाओं की एक सशक्त राजनीतिक भागीदारी, इसकी शुरुआत राजमाता साहब विजयाराजे सिंधिया जी ने की और उसको आदरणीय सुषमा जी और तमाम लोगों ने आगे बढ़ाया। राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी का महिला मोर्चा बहुत लंबे अरसे से यशस्वी तरीके से काम करता रहा है। ऐसे हम सब के बीच में विराजमान महिला मोर्चे की पूर्व अध्यक्षा आदरणीय बड़ी बहन सरोज कुमारी जी, आदरणीय सुमन शर्मा जी, आदरणीय मधु शर्मा जी और यहां ऊपर उपस्थित प्रदेश के सब हिस्सों से पधारी मेरी मातृशक्ति। मैं सबसे पहले अलका जी को बधाई दूंगा। वैसे तो आपने कहा ही है कि मौसम बदल रहा है। अंग्रेजी की कहावत है कि वेल बिगन इज हाफ डन। आपकी नीयत अच्छी थी, नीति अच्छी थी, जिसको भगवान इंद्रदेव ने साक्षात आशीर्वाद इस कार्य समिति को दिया है। आपने कहा कि हमने महिलाएं हो और वहां थीम नहीं हो, ये कैसे हो सकता है? तो इन्होंने कहा कि हमने कौन सी बताई, लहरिया, ऑरेंज, केसरिया, लहरिया। तो अब हरियाली तीज भी मनाओगे आप? तो मैं शुभकामनाएं करता हूं कि एक अच्छी शुरुआत हुई है। हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं कि हम सब का जन्म भारत की धरती पर हुआ है। देश के राष्ट्रपति हुए हैं स्वर्गीय एपीजे अब्दुल कलाम साहब, आप सब परिचित हैं। इस देश को परमाणु शक्ति संपन्न बनाने से लेके देश के राजनेता का सफर किस तरीके का हो और देश के प्रति निष्ठा कैसी हो, कोई सीखे एपीजे अब्दुल कलाम साहब से। उनका जब राष्ट्रपति के लिए नामांकन तय हुआ तो उस समय प्रधानमंत्री कार्यालय के एक मंत्री ने उनसे पूछा, कलाम साहब कौन सा मुहूर्त ठीक रहेगा? उन्होंने कहा कि भाई, भारत की धरती पर पैदा होना ही शुभ मुहूर्त है और वो मुहूर्त और ज्यादा प्रबल और मुखर हो जाता है कि जब मछुआरे के घर में पैदा हुआ कोई व्यक्ति दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का राष्ट्रपति बने। ये खूबसूरती भारत की सनातन धरती की है, भारत के लोकतंत्र की है। हम सब गर्व कर सकते हैं क्योंकि लोकतंत्र विचारों से चलता है। और आप सब समझते हैं कि दुनिया में जितने बदलाव हुए, चाहे किसी किस्म की सत्ताएं रही होंगी, कोई निरंकुश शासक भी रहा होगा, कहीं लोकतंत्र रहा होगा, कहीं दो दल की प्रणाली रही होगी, लेकिन आप सब देखते हैं कि दुनिया में एक दौर आता है और उसमें बहुत बहस होती है, लेकिन फिर भी नतीजा ये निकलता है कि अपनी माटी, अपना देश, अपना विचार, ये सर्वश्रेष्ठ है। और आज भी दुनिया में जितने परिवर्तन, दुनिया में जितने बदलाव हो रहे हैं, वो इसी भावना से, इसी उदात्त भावना से, इसी विचार से हो रहे हैं। हम सबका सौभाग्य है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में भारत की सनातन धरती पर पैदा होने के बाद मैं अपना सौभाग्य मानता हूं, क्योंकि मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि दूसरे विचार की, और जब पढ़ने के लिए आया जयपुर में तो जिस तरीके से मैं देखता था काम करते हुए संघ के लोगों को, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को, तो यूं लगता था कि यदि देश को कोई दिशा दे सकता है तो राष्ट्रवाद का विचार ही दे सकता है। इसलिए मैं समझता हूं कि भारत में पैदा होने के बाद दूसरा बड़ा सौभाग्य है देश के विचार से जुड़ना, राष्ट्रवाद से जुड़ना और भारतीय जनता पार्टी के विचार से जुड़ना। आप सब यहां जो बैठे हैं, कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में बहुत अरसे से कोई पार्टी के विचार से, परिवार से जुड़ा होगा। मैं देख रहा हूं कुछ नए लोग भी जो समाज के अलग अलग हिस्सों में काम करते हैं, जिनका राजनीति पेशा नहीं है, लेकिन राजनीति के जरिए समाज में बदलाव कैसे लाया जाए, मन में प्रबलता सबके होती है। मुझे खुशी है कि देश में और दुनिया में जब कोरोना जैसी वैश्विक महामारी का प्रकोप था और उस प्रकोप के रहते हुए दुनिया को यह अंदाज नहीं था कैसे लड़ाई लड़ेंगे, किस तरीके से संबल मिलेगा, कैसे इस जंग को जीतेंगे,
लेकिन मैं गौरव कर सकता हूं कि इस पूरी दुनिया में केवल राजनीति नहीं, सामाजिक सरोकारों से जुड़कर सेवा के उदात्त भावना से देश के और प्रदेश के लोगों की सेवा जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सेवाई संगठन के मार्फत की है, वो अपने आप में दुनिया के सामने अनुकरणीय उदाहरण है। करोड़ों लोगों तक भोजन, राशन और उपचार की सुविधा। जब दिल्ली के लोग बार बार पूछते थे कि आपने जो काम किया उसका संकलन चाहिए, उसका वीडियो चाहिए, उसकी हमें पूरी डिटेल चाहिए, कई बार लगता था काम कर दिया, अब किस बात के लिए। जब बहुत ज्यादा तकादा हुआ तो मैंने उत्सुकता से पूछा कि इसकी जरूरत क्या है, कि इसकी जरूरत संयुक्त राष्ट्र संघ ने महसूस की है। उसने कहा कि दुनिया में एक ऐसा संगठन, जो सरकारें तो काम करती हैं लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से देश में सेवा का काम किया, ये दुनिया को पता लगना चाहिए। मैं महिला मोर्चे की हमारी बहनों को भी इस बात के लिए बधाई दूंगा, शुभकामनाएं दूंगा कि ऐसे विकट मौके पर मैं देखता था कितनी जोखिम के साथ में, कितनी मजबूती के साथ, कितने हौसले के साथ में जगह जगह से खबर आती थी। कोई छोटे टिफिन बनाते थे और तो और मैं देखता था ऐसे वीडियो फोटो मिलते थे कि जहां हमारी बहनें पशुओं के लिए चारे से लेकर पक्षियों के चुग्गे तक की व्यवस्था करती थी, जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनके लिए भी खाने और भोजन की व्यवस्था करती थी। ये मानवता की भावना किसी में हो सकती है। मुझे ताज्जुब हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चे ने उस भावना को साकार किया। कोरोना के बाद और कोरोना से पहले, कोरोना का कालखंड और कोरोना के बाद का काल, और अभी भी खतरा टला नहीं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि हमारी बहनें इतने सारी संख्या में मास्क लगा के बैठेंगी, लेकिन सबने लगाए हुए हैं और कुछ ने मेरे कहने के बाद फट से लगा लिए। अखबार के लोग भी कहते हैं कि जब तक मास्क नहीं होगा फोटो नहीं खींचेंगे। लेकिन कोरोना के बाद की चुनौती और बड़ी थी, और जैसा अभी बहन अलका जी ने बताई कि ऐसे बहुत सारे परिवार, मैं देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद दूंगा आप सब की तरफ से कि एक तो कोरोना की लड़ाई को बहुत मजबूती से लड़ी, इतनी मजबूती से लड़ी कि मुझे ताज्जुब हुआ, मुझे नहीं पता था, आपको भी नहीं पता होगा, कि जो पहली कोरोना की लहर थी लोगों ने उनका उपवास उड़ाया कि ताली बजवाई, थाली बजवाई, दिवाली मनाई, दिए जलाए। लेकिन आज सब सोचते हैं दूसरी लहर जब आई कि मोदी जी उस रूप में क्यों नहीं दिखे। उस रूप में जब मोदी जी दिखे तो देश के लोगों को इतना मनोबल पैदा हुआ, इतना आत्मविश्वास हुआ कि उस आत्मविश्वास से कोरोना की पहली लहर की जंग जीती। दूसरी ज्यादा बड़ी चुनौती थी, संक्रमण घातक था, लेकिन प्रधानमंत्री जी की भावना को देखिए आप। बेशक दूसरे विचार के लोग आलोचना करते होंगे, प्रशंसा उनके दिमाग में, नीति और नियत में नहीं, लेकिन मुझे ताज्जुब हुआ और मैंने कभी यह दृश्य देखा ही नहीं था कि देश के लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत हो और वो ऑक्सीजन फैक्ट्री में पैदा हो तो समझ में आती है, लेकिन उस ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए मैंने तो दुनिया में यह बिरला उदाहरण देखा है कि एयरफोर्स के हवाई जहाज टैंकर्स को इंपोर्ट करके और उन फैक्ट्रियों तक पहुंचाएं। और कितने 1800 फेरे एयरफोर्स की फ्लाइट्स के, सिर्फ इसलिए कि हिंदुस्तान के लोगों को समय पर ऑक्सीजन मिल जाए। जिस देश में पीपी किट नहीं बनते थे, मास्क नहीं बनते थे, इस तरीके से चुनौतियों का सामना करना। हमने रेल तो देखी है और पानी को भी ट्रांसपोर्ट होते हुए कई बार देखा है, लेकिन ऑक्सीजन रेल ये पहली बार देखी है। मैं तो मोदी जी के नेतृत्व को अभिनंदन करता हूं, सैल्यूट करता हूं कि किन विकट परिस्थितियों में उन्होंने कितना बड़ा उदाहरण पेश किया। बहुत मुश्किल थी। मैं महिला मोर्चे के कार्यक्रम में खड़ा हूं और हमारे यहां एक मजाक चलती है कि पुरुष नेतागिरी करते हैं और परिवार का पोषण महिलाएं करती हैं। ये सही बात है, उनके सामने चुनौतियां होती हैं। कोई कल्पना कर सकता है कि 80 करोड़ लोगों को दीपावली तक निःशुल्क राशन
ये लानत है ऐसी सरकारों को कि जिन्होंने मोदी जी के भेजे हुए गरीबों के उन निवालों को छीन लिया राजस्थान की धरती पर। 13 जिलों में ठीक से उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं। लेकिन उनकी भावना देखिए कि उस महिला के आंसू पहुंचने के लिए उन्होंने उनके घरों तक राशन पहुंचाने का काम किया। पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने अलग अलग तरीके से उनसे सीख लेते हुए उनके निर्देशन में, जेपी नड्डा जी के मार्गदर्शन में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सेवाई संगठन के मार्फत एक बड़ा उदाहरण पेश किया। लेकिन मैं महिला मोर्चा को इसलिए धन्यवाद देना चाह रहा था कि आपने कोरोना के बाद जो लोग कालकलवित हुए, जिनके माता पिता का साया सर से चला गया, मोदी जी ने उनको आयुष्मान से जोड़ा, केंद्रीय विद्यालयों में उनका प्रवेश सुनिश्चित किया और 10 लाख रुपए तक का उनको आर्थिक संबल की व्यवस्था उनको मोदी जी ने की। लेकिन महिला मोर्चा इसलिए धन्यवाद का पात्र है कि आपने, आदरणीय अलका जी ने और हमारी पूजा अग्रवाल जी ने इस विद्या सखी अभियान को जिस तरीके से जीवंत किया है, मैं चाहूंगा कि आप इस टाइटल को विद्या सखी को अनवरत भी चलाएं तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप इसको अच्छे से चलाइए, क्योंकि आज भी कोरोना के अलावा भी बहुत सारे ऐसे परिवार हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसी पीड़ित हैं, बहुत सारे ऐसी पीड़ित बच्चियां हैं कि जिनको संबल की और सुरक्षा की आवश्यकता है। कार्यकर्ता बहनों, आप सब लोग राजनीति से और राजनीतिक मिजाज से वाकिफ हैं। मुझे पता नहीं, अलका जी ने कहा था कि हम कोई एक सत्र पार्टी के इतिहास विकास का रखेंगे, मुझे बोलना। तो मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि बहुत यदि ठीक से गौर करेंगे तो 70 साल का इतिहास। हम 2022 में आजादी का अमृत महोत्सव मनाएंगे। 47 में देश आजाद हुआ, 52 में देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था प्रारंभ हुई। प्रारंभ नहीं, बहाल हुई, क्योंकि देश गणतंत्र और लोकतंत्र बहुत पहले से। थाने और कचहरी बाद में बने, लेकिन एक पीपल के और बरगद के पेड़ के नीचे 5 लोग बैठकर सारे फैसले कर देते थे। इसलिए हम उस परंपरा से आते हैं जो लोकतंत्र हमारे डीएनए में है। और उन 70 सालों के इतिहास में बहुत सारे कालखंड आए, बहुत सारे राजनीतिक बदलाव आए। मैं जब पार्टी के विचार से जुड़ा तो उत्सुकता से कुछ पढ़ने की कोशिश की और उस बात को समझने के बाद मुझे और हौसला मिला, संबल मिला, ताकत मिली। मैंने देखा कि 21 अक्टूबर 1951 को पैदा हुआ जनसंघ, और उस जनसंघ के पहले अध्यक्ष थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। दुनिया के इतिहास में, राजनीतिक इतिहास में ऐसा कोई उदाहरण मिलेगा ही नहीं कि किसी पार्टी का, किसी दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने दल के एजेंडे के लिए अपने आप को बलिदान कर दे। जी हां, 23 जून 1953 को कश्मीर की घाटी में देश की एकता और अखंडता के लिए बलिदान होने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पहले शख्स थे, अपने आप को बलिदान कर। जनसंघ का एजेंडा था राष्ट्रवाद और देश की एकता और अखंडता। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में कहा जाता है कि जब संसद में बोलने के लिए खड़े होते थे तो नेहरू जी की टांगें कांपती थी, इतने विद्वत थे। उस जनसंघ को आगे बढ़ाया पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने, जो जनसंघ के संस्थापक महामंत्री थे। और आप कई बार सुनते हो कि देश में अंत्योदय का विचार, देश में मानवता का विचार, और उसी विचार को एकात्म मानव दर्शन के रूप में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने आगे बढ़ाया। वो कहते थे कि मानव का और प्रकृति का अंतर संबंध है, इसलिए जितनी नीतियां बने वो सब उसी को ध्यान में रखते हुए बने। और इसलिए अंत्योदय का विचार, अंतिम व्यक्ति तक, अंतिम व्यक्ति का उदय, अंतिम व्यक्ति तक सहूलियत, अंतिम व्यक्ति तक हक, अंतिम व्यक्ति तक सुविधा। और इसलिए वो कहते थे हर पेट को रोटी, हर हाथ को काम, हर खेत को पानी। जनसंघ का एजेंडा, जनसंघ के जमाने का विचार।
और यही अंत्योदय का विचार बाद में प्रदेश में भैरव सिंह शेखावत जी की सरकार में अंत्योदय की उस काम के बदले अनाज योजना के जरिए कागज से जमीन पर उतरा, और वाजपेयी जी के समय में सुशासन और विकास के जरिए इस देश में अनेकों ऐसी नीतियां बनी, योजनाएं बनी जो पंडित जी की उन प्रेरणा से आगे बढ़ी। 1952 से लेकर 67 तक ये कालखंड ऐसा था कि 52 में सिर्फ 3 सीटें आई, 3% मत मिले, और मैं जब पीछे मुड़ के देखता हूं तो कई बार लगता है 3 से 303 का सफर। लेकिन ये सत्ता में बैठे हुए तो नहीं दिखता, या दूसरे लोगों को सत्ता की चमक दिखती होगी, लेकिन ये कालखंड 1952 से लेकर और आज 2021 तक का सफर, भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी का ये सफर उपेक्षा, अपमान, तिरस्कार, विरोध और संघर्ष का सफर था। इसमें गोवा की मुक्ति का आंदोलन था, कश्मीर की एकता और अखंडता का आंदोलन था, इसमें किसानों की समस्याओं के लिए संघर्ष था, इसमें श्री राम जन्मभूमि का आंदोलन भी शामिल था। ऐसे तमाम मुद्दे, इसलिए आंदोलन ये जनसंघ की पहचान बन गई। और 1967 का एक कालखंड देश में ऐसे आया कि उस कालखंड में पहली बार राजनीतिक बदलाव आया, जब कांग्रेस के विचार को और कांग्रेस की सत्ता को पहली बार चुनौती मिली और देश में संविध सरकारें बनी। और उस समय जनसंघ के विचार को प्रखरता मिली, जनसंघ के विचार को मान्यता मिली। उस विचार से आगे बढ़ते बढ़ते एक कालखंड ऐसा भी आया कि जब देश में लोकतंत्र पर, साथियों, पहली बार आजादी का एक बड़ा आंदोलन, और आजादी के आंदोलन के बाद देश में एक बड़ा ऐसा अवसर आया जब स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी, उन्होंने पहली बार इस देश में तानाशाही थोपी। आपको तो ध्यान नहीं होगा, लेकिन आपके पूर्वजों को और आपके वरिष्ठों को ध्यान होगा, और बहुत सारे ऐसे परिवार होंगे कि जिन्होंने 19 महीने उन जेल की यातनाओं को झेला, और आज भी वो परिवार संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन 25 जून 1975 का वो दिन था, काला दिन भारत के इतिहास में दर्ज हुआ, जिसको आपातकाल के नाम से जाना जाता है। 1975 से लेकर 77 तक के उस कालखंड में देश में सब चीजों पर प्रतिबंध था। प्रेस की आजादी छीन ली गई, अभिव्यक्ति की आजादी खत्म हो गई, और देश में एक दहशत का माहौल था। लेकिन उनके खिलाफ, उस आपातकाल के खिलाफ, उस तानाशाही के खिलाफ भारती बहन जी की धरती से गुजरात का नवनिर्माण आंदोलन विद्यार्थियों ने शुरू किया। जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में बिहार से समग्र क्रांति का आंदोलन तय हुआ, और पूरे देश में इतना प्रचंड आंदोलन खड़ा हुआ कि अंततः देश में लोकतंत्र की बहाली हुई। और उस लोकतंत्र की बहाली में सबसे बड़ा संगठन, जिसने पूरी निष्ठा से, परिश्रम से, पसीने से और बलिदान से इस देश के लोकतंत्र को ऊंचाइयां दी, उसकी अक्षुण्णता रखी, ऐसा संगठन था भारतीय जनसंघ, जो कालांतर में भारतीय जनता पार्टी के नाम से जाना गया। 6 अप्रैल 1980 का दिन भारतीय राजनीति के इतिहास में एक ऐसा दिन बना कि जिसका गौरव हम कर सकते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी पहले अध्यक्ष बने, और मैं उनका भाषण पढ़ रहा था, कुछ वीडियोज भी हैं। उन्होंने जो कहा वो बहुत मार्मिक और बहुत अपीलिंग बात कही। लोग उपहास उड़ाते थे, क्योंकि उस जनता पार्टी से, जब 77 में जनता पार्टी का गठन हुआ और हम घटक थे, 80 में हमारे ऊपर दबाव था कि या तो हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से वैचारिक ताल्लुकात तोड़ दें, और या जनता पार्टी से अलग हो जाएं। भारतीय जनसंघ के नेताओं ने कहा कि हम अपना विचार नहीं छोड़ सकते, सत्ता छोड़ सकते हैं, सत्ता का मोह छोड़ सकते हैं। और 6 अप्रैल 1980 को जब भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ, तो लोगों ने मजाक उड़ाए कि ये ज्यादा दिन चलेगा नहीं, इनके पास संख्या नहीं, इनकी ताकत नहीं।
लोग इनको मानते नहीं, लोग इनको जानते नहीं, क्योंकि जनसंघ के जमाने में भी नारे लगते थे। जनसंघ का चुनाव चिन्ह था दीपक। नेहरू जी के जमाने से कांग्रेस के जमाने तक ये माना जाता था कि सत्ता करने का हक किसी को है तो कांग्रेस पार्टी को है, और कांग्रेस में भी किसी को है तो नेहरू गांधी खानदान को ही। और इसलिए वो अभिमान के साथ कहते थे, इस दिए में तेल नहीं, सरकार चलाना खेल नहीं। ये मानते थे कि हम तो अछूत हैं, हमें कोई हक नहीं। लेकिन 1977 का वो बदलाव और 77 के बाद जब विग्रह हुआ, जनता पार्टी का विघटन हुआ, हमने उसूलों के साथ, नीतियों के साथ जुड़ना मंजूर किया, सत्ता से बाहर रहना मंजूर किया। और तब वाजपेयी जी ने कहा कि लोग भारतीय जनता पार्टी के बारे में कुछ भी धारणा बनाते होंगे, कुछ भी सोचते होंगे, लेकिन उन्होंने कहा अंधेरा हटेगा, सूरज उगेगा, कमल खिलेगा। आप सब देख रहे हैं कि ये कमल केवल राजस्थान की धरती पर नहीं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और कच्छ से लेकर कामरूप तक, और किसी ने मेडिसन स्क्वायर का, अमेरिका का वो दृश्य देखा होगा कि जब लोग भारत से आंख मिलाने में परहेज करते थे, भारत के प्रधानमंत्री ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के उस राष्ट्रपति से आंख मिलाई। यानी कमल का प्रभुत्व और कमल की प्रखरता या दुनिया के नक्शे पर है। भारतीय जनता पार्टी का विचार अब दुनिया के लिए रिसर्च का, शोध का विषय है। बहुत सारे रिसर्च स्कॉलर्स आते हैं। तो कार्यकर्ता साथियों, भारतीय जनता पार्टी का यह संघर्ष और ये यात्रा किसी के लिए प्रेरणादायी हो सकती है। आप गर्व कर सकते हैं। देश में बहुत बड़े अलग अलग समय पर राजनीतिक बदलाव आए, लेकिन उस आजादी के आंदोलन के बाद आपातकाल का संघर्ष और 90 के दशक में एक बड़ा आंदोलन हुआ, जिसमें आप कहीं न कहीं साक्षी रहे होंगे। श्री राम जन्मभूमि का आंदोलन। एक वो दल है जो भारत के उच्चतम न्यायालय में एफिडेविट देता है कि राम काल्पनिक थे, और एक ये दल है जिसने अपनी पार्टी के एजेंडे में ये शामिल किया कि श्री राम भारत की आस्था के केंद्र हैं, अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बनना चाहिए। जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी इसके लिए प्रयास करेंगे। और आप सब जानते हैं, मेरा सौभाग्य है कि मैं दोनों बार की कार सेवा का साक्षी बना। मेरे से पहले भी और मेरे साथ भी लोगों को नहीं लगता था कि भारत की धरती पर भगवान राम का भव्य मंदिर इस रूप में बनेगा। 500 वर्षों का संघर्ष, बलिदान, परिश्रम, लेकिन दुनिया ने देखा कि प्रभु रामचंद्र जी की बहुत श्रद्धा और सम्मान के साथ उनके भव्य मंदिर का शिलान्यास देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी के हाथों। वो राम मंदिर के आंदोलन से देश में एक बदलाव की वैचारिक लहर हुई, और लोगों ने प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में देश में गठबंधन की सरकार, इसका गठन किया। एक विचार के साथ, एक परिवार के साथ तो देश चलता ही था, लेकिन अलग विचारों के साथ देश की राजनीति में गठबंधन की राजनीति सफल होगी, ये बड़ा प्रयोग था। हमने उस प्रयोग को भी सफल किया। 6 वर्ष तक प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 26 दलों के साथ इस देश में उस गठबंधन की यशस्वी सरकार को चलाया। आप इसलिए गौरव कर सकते हैं कि हमने जनसंघ के परमाणु ताकत को उत्पन्न करने के उस एजेंडे को साकार किया, हमने श्री राम जन्मभूमि के उस एजेंडे को साकार किया, हमने कश्मीर से 370 को हटाने के उस नारे को साकार किया। और इसलिए जब वाजपेयी जी की सरकार बनी, तो वाजपेयी जी की उस सरकार में बहुत सारी ऐसी नीतियां थी जो देश के लिए बहुत जरूरी थी, परिहार्य थी। उसमें भारत को परमाणु शक्ति संपन्न बनाना, ये मुख्य एजेंडा था। ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम था उस एनडीए का, लेकिन प्रबलता थी भारतीय जनता पार्टी की। और आप सब ने देखा, ये दृश्य तो आपने देखा होगा कि 1998 में जब अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया, यूरोप ने प्रतिबंध लगाया, तब वाजपेयी जी ने कहा
दुनिया चाहे कितने प्रतिबंध लगा ले, लेकिन भारत परमाणु की ताकत बनकर रहेगा और एक नहीं 5-5 परमाणु विस्फोट कर हिंदुस्तान को ताकत। देश का प्रधानमंत्री गांव की सड़क की सोचे, क्योंकि यहां हमारी कई बहनें गांव से ताल्लुक रखती। देश का प्रधानमंत्री किसानों के हक की बात सोचे। उस जमाने में यह काम नेहरू जी कर सकते थे, इंदिरा जी कर सकती थी, राजीव जी कर सकते थे, लेकिन देश में किसान क्रेडिट कार्ड देकर हिंदुस्तान के करोड़ों किसानों को उनके जीवन में खुशहाली लाने का काम किसी ने किया तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं, ये वो कालखंड था जिसने भारत की राजनीति को एक नई दिशा दी, और आज इस कालखंड में हम लोग बैठे हैं। वाजपेयी जी के उस शासन के बाद देश का दुर्भाग्य था कि फिर से देश में एक ऐसी सरकार काबिज हुई 2004 में। आजकल तो टीवी का शौक कम हो गया, इंटरनेट आ गया, मोबाइल में सब चीजें हो गई, लेकिन मैं अपने मन की और आपके मन की बात बताता हूं। जब आप टीवी खोलते थे तो घर के बच्चे कहते थे कि क्या आज देश का प्रधानमंत्री बोलेगा। 2004 में मनमोहन सिंह जी थे प्रधानमंत्री। 4 से 14 साल तक 10 साल के कालखंड में कभी लगा नहीं देश में कोई ऐसा शासन है जो विदेशों से आंख मिला के बात कर सकता है, कोई ऐसी नीति है जो जीवन में बदलाव ला सकती है, कोई ऐसी नीति है जो लोगों का हक दे सकती है। कांग्रेस पार्टी केवल सोनिया गांधी के उस रोम के रहमो करम पर थी, और आज भी है। वो पार्टी समय के हिसाब से बदली नहीं, न उनकी नीतियां देश के हक में थी। लेकिन हमारा और आपका सौभाग्य है कि भारत की जनता ने 2014 में भ्रष्टाचार के खिलाफ, अराजकता के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ एक बड़ा व्यापक परिवर्तन किया, और देश के लोकप्रिय नेता नरेंद्र भाई मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। 14 से आज तक का कालखंड यदि मैं उसका उल्लेख करूंगा तो मुझे खुशी होगी कि प्रधानमंत्री मोदी जी की कलम और जुबान चली तो इस देश की नारी शक्ति के लिए, महिलाओं के लिए, मातृशक्ति के लिए चली। एक एक योजना है, बहुत विस्तार से नहीं जाना चाह रहा, समय नहीं। आपसे पूछता तो आप भी असंख्य योजनाएं बता देते, लेकिन मैं देश के प्रधानमंत्री का अभिनंदन करता हूं। मेरे एक मित्र अमेरिका से आए, जब प्रधानमंत्री मोदी जी 15-16 की बात 14 में बने, डॉक्टर यादवेंद्र राजावत कार्डियोलॉजिस्ट हैं, तो मैंने उनसे पूछा कि आप अमेरिका से आए हो, अमेरिका में भारत के बारे में क्या धारणा है? तो हंसने लगे। उन्होंने कहा अमेरिका के लोग भारत पर हंसते हैं। तो मैंने कहा क्यों? कि देश का प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रधानमंत्री कहता है शौचालय बनाओ। गौर करिएगा, देश का प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रधानमंत्री अपने लोगों को कहता है शौचालय बनाओ। उपहास ही होगा ना। लेकिन मैं मोदी जी का अभिनंदन करूंगा आप सबकी तरफ से। इस देश में आजादी के बाद कल्पना करिए गांव की उस बहन की कि जो अंधेरा होने का इंतजार करती थी, जिसका स्वास्थ्य, सुरक्षा और सम्मान खतरे में था, चुनौती पर था, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन का अभियान चलाया, शौचालय बनाए, 10 करोड़ शौचालय, वो इज्जत घर बने भारत की महिलाओं की मातृशक्ति के लिए। आज किसी को लगता होगा कि गैस ये बड़ी सहूलियत है, हमारा अधिकार है, लेकिन क्या ये नेहरू जी ने दी, इंदिरा जी ने दी, राजीव जी ने दी? इस देश की 8 करोड़ बहनों को उज्ज्वला के माध्यम से सम्मान करने का काम किसी ने किया तो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। इस देश की छोटी कन्याओं को, 14 साल से नीचे की, 0 से 10 वर्ष की, उन छोटी कन्याओं को सुकन्या समृद्धि योजना से जोड़ने का काम उन्होंने तो किया।
यदि प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना लागू होती है तो सीधा सीधा असर उस महिला के जीवन पर पड़े। जिस महिला के सर पे छत नहीं हो, कितनी बड़ी चुनौती होगी। मैं पूछता हूं कि वो इंदिरा आवास जिसके न दरवाजे थे, न दीवारें थी, न छत थी, 1.5 लाख रुपए का उस गरीब परिवार को छत देने का काम, और केवल एक को नहीं 2 करोड़ को राजस्थान में 15 लाख ऐसे परिवारों को प्रधानमंत्री आवास के जरिए छत देने का काम किसी ने किया तो मोदी जी ने किया। अनेकों ऐसी योजनाएं हैं, आप सब लोग जानते हो। मैं जब क्षेत्र में जाता हूं तो महिलाएं 2 ही चीजों की कंप्लेंट करती हैं। किस बात की करती हैं? जो सबसे जरूरी होता है, जिसको उन्हीं को ही करना पड़ता है, पानी। उस पानी के लिए जल जीवन मिशन राजस्थान के 30 लाख परिवारों तक, उनके घरों तक नल पहुंचाने का काम ये जल जीवन मिशन के जरिए, जिसमें भारत की सरकार ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किया। हालांकि कंप्लेंट और भी करती हैं कई जगह। मैं मेरे किसी गांव में भाषण दे रहा था, कोई लोकसभा के चुनाव से पहले, महिलाएं शोर मचा रही थी, तो मुझे लगा पानी के लिए कह रही होंगी। तो पानी की व्यवस्था तो कर दी थी, फिर भी मैंने कहा शोर क्यों मचा रही? कि कश्मीर ने तो बढ़वा दो, वहां के तो बांद्रा की व्यवस्था करो, बंदर ज्यादा है, तो मुझे ठेका दे के बंदर भी छुड़वाने पड़े। इस देश में महिलाएं जिन चुनौतियों का सामना करती हैं, आप गौर करिए कि उनकी मनोभावना के अनुरूप इस देश में उन नीतियों को जमीन पर उतारने का काम किया इस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने। मैं तो आपकी कार्य समिति से गुजारिश करूंगा कि प्रधानमंत्री जी के सम्मान में, देश के गृह मंत्री जी के सम्मान में, क्योंकि मैं गृह मंत्री जी का नाम इसलिए लिया कि हम जब चौपाल पर बैठते थे, आतंकवादी हमले करते थे और देश की बहुत सारी माताएं और बहनें बेवा विधवा हो जाती थी। बहनें उस भाई की कलाई का इंतजार करती थी, तो देश की चौपाल पर यह चर्चा होती थी, क्या कोई ऐसा शेरदिल प्रधानमंत्री, गृह मंत्री पैदा होगा, क्या कोई दूसरा सरदार पटेल पैदा होगा जो देश में इन आतंकवादियों की छाती पर कोई ऐसा काम करे। ये काम हुआ, अनुच्छेद 370 को हटाया और कश्मीर की घाटी में उन आतंकवादियों की छाती पर तिरंगा गाड़कर इस देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री ने वो संदेश दे दिया। बुनियादी विकास से लेकर वैचारिक मुद्दों का समाधान 70 साल की राजनीति में केवल 15-20 वर्षों के राज के कालखंड में किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया, उसको ऊंचाइयां दी तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दी। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, इतनी जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें कि मोदी जी तक उनकी आवाज चली जाए। जोश आया तो है, इस जोश को बरकरार रखें। हम लोग संगठन की एक विशेष रचना से काम करने वाले लोग हैं। हम लोग रचनात्मकता में जीने वाले लोग हैं। राजनीति हमारा पेशा नहीं है, लेकिन राजनीति को सामाजिक सरोकार से जोड़ना ये हमारा संकल्प है, हमने किया भी है। और जब जब ऐसे मुद्दों पर कि जब प्रदेश और देश की जनता को हमारी जरूरत होती है, उनके हक के लिए लड़ना, आंदोलन करना, ये हमारी उस संगठन रचना और आंदोलन के उस राजनीतिक हिस्से का एक पक्ष है। कार्यकर्ता साथियों, 2.5 साल से राजस्थान में एक ऐसी सरकार है, क्या कहूं उसके बारे में। एक अशोक चक्रधर हैं, व्यंग्य कवि हैं, हास्य कवि हैं। उन्होंने एक 4 लाइनें लिखी
तो मैंने इस सरकार पर टिप्पणी करी कि एक नए बने मंत्री ने अपने ड्राइवर से कहा आज कार में चलाऊंगा। एक नए बने मंत्री ने अपने ड्राइवर से कहा आज कार में चलाऊंगा। ड्राइवर ने कहा हुजूर मैं उतर जाऊंगा। एक नए बने मंत्री ने अपने ड्राइवर से कहा आज कार में चलाऊंगा। ड्राइवर ने कहा हुजूर मैं उतर जाऊंगा। ये कार है, सरकार नहीं जो भगवान भरोसे चल जाए। ये सरकार तो भगवान भरोसे भी नहीं चल रही। 2.5 वर्षों में मैं आपके बीच में खड़ा हूं, आपने प्रदर्शन भी किया। मुझसे कोई पूछे कि इस सरकार की नाकामियां बताइए, आप राजनीतिक पक्ष के लोगों विरोधी हो इसलिए सरकार का विरोध करोगे, लेकिन 2.5 वर्षों में राजस्थान के इतिहास में इतनी नाकारा, निकम्मी, भ्रष्ट, अकर्मण्य सरकार मैं 90 से राजनीति में मैंने तो नहीं देखी। इससे पहले भी लोग बताते हैं कि हमने भी नहीं देखी। लेकिन अफसोस कि 3 मुद्दों पर यह सरकार पूरे तरीके से विफल हो गई। कानून व्यवस्था, किसानों की कर्जा माफी और बेरोजगारी, 3 बड़े मुद्दे। लेकिन तकलीफ तब होती है जब कानून व्यवस्था और अपराध के मुद्दों पर इस सरकार के जब आंकड़े देखते हैं, आंखें खुल जाती है, मन भर जाता है कि किस तरीके से यह सरकार काबिज है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते थे कि जिंदा को मैं 5 साल इंतजार नहीं करती। ये तो बीच में कोरोना आ गया, नहीं शायद लोहिया जी की बातें सत हो जाती राजस्थान की धरती पर। यदि कोरोना आपदा में अवसर बन के आया शायद कांग्रेस के लिए आया, क्योंकि 1.5 साल से मुख्यमंत्री अपने घर से दफ्तर भी नहीं गए और सरकार के कामकाज की वानगी आपको रोज अखबारों में दिखती है। लेकिन जिस बात के लिए कहा कि पीड़ा होती है, तकलीफ होती है, राजस्थान के इतिहास में 5,23,000 मुकदमे पहली बार दर्ज हुए और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो कहता है कि सबसे ज्यादा अपराध किसी पर हुए तो महिलाओं पर और दलितों पर हुए। इसलिए उस संगठन की रचना को दुरुस्त करते हुए, सरोकार से जुड़ते हुए इस कार्य समिति को मैं अपील करता हूं कि पूरे प्रदेश भर में इस सरकार को यह एहसास हो जाना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी का महिला मोर्चा महिलाओं के प्रति अब अन्याय को सहन नहीं करेगा। सड़कों पर लड़ना पड़ेगा तो सड़कों पर लड़ेगा, और उस लड़ाई के लिए आपको मजबूती से तैयार होने की आवश्यकता है। इसलिए है कि पार्टी के 1066 मंडल, 44 जिले, 52,000 बूथ, मुझे खुशी होगी और आज की यह कार्य समिति सार्थक होगी जब महिलाओं के अपराधों को लेकर हमारी 52,000 बहनें इस अशोक गहलोत की सरकार को चारों तरफ से घेर कर जवाब मांगे। मैं अपनी बात को विराम दूं उससे पहले एक ऐसे अवसर पर आपके बीच में खड़ा हूं, शक्ति और भक्ति की धरती। मैं 2019 में किसी कॉन्फ्रेंस में लंदन गया, कोई चर्चा का सिलसिला उठा, मैंने पन्ना धाय का जिक्र किया और पन्ना धाय के उस बलिदान का जिक्र किया तो उन विदेशी लोगों के भी आंखों में आंसू थे। दुनिया की ऐसी खूबसूरत धरती जहां मां अपने प्रदेश को बचाने के लिए, अपनी रियासत को बचाने के लिए अपने पुत्र को बलिदान कर दे, दुनिया में इस तरीके का ऐसा अनोखा इतिहास कभी लिखा नहीं गया। ऐसी राजस्थान की धरती पर लेकिन हम गर्व कर सकते हैं। मैं देख रहा था ओलंपिक चल रहे हैं टोक्यो में, और बहुत कठिन परिस्थितियों में, चुनौतियों के बीच में दुनिया के उन देशों में जो पीछे की सरकारों की कमजोरियां थी कि जिन्होंने खेलों को जीवन का हिस्सा नहीं बनाया, जो कॉमनवेल्थ में भ्रष्टाचार के आरोपी और आज भी जेल में हैं, उन्होंने उन खिलाड़ियों का हक छीना। लेकिन मुझे मेरी बहनों के बीच में खुशी है। मैंने खिलाड़ी से पूछा, किसी समय में कोई ओलंपियन थे, कि आपको देश की, जब ओलंपिक में खेलने के लिए जाते तो कौन सा क्षण आपको रोमांचित करता है?
कौन सा क्षण आपको गौरवान्वित करता है? उन्होंने कहा कि जब विदेश की धरती पर तिरंगा फहरता और जनगण का गान होता है, उस समय लगता है सब कुछ मिल गया, दुनिया की रियासत मिल गई। मुझे खुशी है कि भारत को ये गौरव देने का काम 68 पुरुष 68, हो सकता है पुरुष मुझसे नाराज हो जाएं, 2-4 बैठे हैं पीछे। 68 पुरुष, 54 महिलाएं, 54, 122 के दल में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को उस तिरंगे के सम्मान में खड़ी होने वाली मीराबाई चानो वो पहली महिला थी जिसने देश को गौरव दिया। पूर्वोत्तर के एक छोटे से घर में पैदा हुई मीराबाई, वास्तव में उसने मीराबाई जैसा इतिहास रच दिया। और दूसरा इतिहास रची है लवलीना ने, जो बॉक्सिंग में जिसके पंच ने भारत की तिरंगे को इज्जत दिलाई है। उम्मीद करूंगा कि आपकी कार्य समिति पीवी सिंधु के लिए भी जोरदार तालियां बजाए, जिससे उम्मीद पदक की हमें दी। आप सब लोग बहुत दूर से पधारे और अलका जी बिना वजह ही घबरा रही थी कि पहली कार्य समिति है, होगी कि नहीं होगी, कैसे होगी, अच्छी होगी, बुरी होगी। और मुझे लगता है कि भारती बहन जी का हमें यशस्वी मार्गदर्शन मिलेगा और अभी आपके बीच में रहेंगी, अपनी बात भी कहेंगी। लेकिन मुझे लगता है कि आप सब लोगों को, जैसे मैंने कहा कि हम सबका गौरव है कि एक ऐसे विचार से जुड़ के हम लोग अच्छी मजबूती के साथ काम करेंगे, तो निश्चित रूप से जो हमारे मन में है, जो हमारे पार्टी की अपेक्षा है, जो समाज की अपेक्षा है, वो हम पूरी कर पाएंगे। आपके लिए किसी ने कहा कि जब हम उछलते हैं तो आसमां उछलता है, जब हम उछलते हैं तो आसमां उछलता है, जब हम मचलते हैं तो तूफान मच उठते हैं। हमें बदलने की कोशिश